हेलो स्टडी बडीज। मैं नवल जादौन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जादौन क्लासेस प्रेजेंट्स फ्रीडम ऑफ नॉलेज। इस ज्ञान की आज़ादी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं जिस एनर्जी के साथ हमने इनिशिएटिव लिया है आप उसी ऊर्जा के साथ इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और महसूस करेंगे शिक्षा की आज़ादी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स की सेगमेंट से चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन। तो बिफोर स्टार्ट द सेशन फर्स्ट आई वुड लाइक टू क्लियर फ्यू थिंग्स कि ये पूरा चैप्टर आपको कुछ सेगमेंट्स में देखने को मिलेगा। हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में आपको पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो अगर आप हमारे द्वारा इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से जादौन क्लासेस। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। तो before starting the session I would like to introduce our study plan कि आज का हमारा स्टडी प्लान क्या है, जिसे आप एजेंडा कह सकते हो। सो टुडेज स्टडी प्लान, तो सबसे पहले हम समझेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि न्यूटन बाबा ने दिया था उसको समझने की कोशिश करेंगे, आई मीन सर आइजैक न्यूटन। चलिए नाउ उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट and definitely because you are the student of science so definitely you are fascinated and curious too, so definitely you enjoy those all interesting facts. So with this hope, let's begin the introduction of gravitation. What is gravitational force? So here we go. Chaliye. So let's try to understand what is gravitational force. Okay, so I give you an example and try to explain what is gravitational force. Let's suppose I drop a stone. तो मैंने कहा है कि मैंने एक पत्थर को ड्रॉप किया। अब ड्रॉप कहने से मेरा मतलब है कि मैंने उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया है, मैंने सिर्फ उसको एक हाइट पर ले जाकर छोड़ दिया है मतलब इट लाइक मैंने पत्थर लिया और सिंपल इसको ऐसे छोड़ दिया विदाउट एनी फोर्स, इस तरीके से छोड़ दिया। समझ रहे हो कि मैंने उसको एक्स्ट्रा इस तरीके से कोई फोर्स या थ्रू अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं दिया। अब आप देखेंगे कि ये जो वस्तु है ये अर्थ की तरफ नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि ये वस्तु अर्थ की तरफ क्यों आ रही है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई बल लग रहा होगा। एग्जैक्टली तो इसी बल को हम डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह, जिसको आइजैक न्यूटन ने दिया था। इसके बारे में हम अपकमिंग मॉड्यूल्स में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि वो किस तरीके का फोर्स है। चलिए और डिटेल में जानने के लिए हम आगे चलते हैं। तो अगर आप इस स्लाइड में समझने की कोशिश करें, जिस चीज़ को मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू अभी समझाया उसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि इफ़ वी रिलीज अ स्मॉल स्टोन, अगर हम छोटे से पत्थर को रिलीज करते हैं विदाउट पुशिंग इट फ्रॉम अ हाइट, बिना उस हाइट से बिना धक्का दिए, इट एक्सेलरेट टुवार्ड्स अर्थ, तो वो एक्सेलरेट करता है अर्थ की तरफ, ठीक है। द स्टोन इज व्हेन एक्सेलरेटेड टुवार्ड्स अर्थ मींस सम फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो डेफिनेटली अगर वो अर्थ की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स उस पर काम कर रहा है, तभी तो वो उसकी तरफ मूव कर रहा है। तो द फोर्स विच पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो जो बल उस पत्थर को अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रहा है, ठीक है, उस बल को हमने डिफाइन किया है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। हियर स्टोन आल्सो अट्रैक्ट अर्थ, यहाँ पर क्या होगा, स्टोन भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह का फोर्स है। चलिए अब आगे चलते हैं। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, पहले हम इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझाऊंगा और मैं आशा करता हूं आप बहुत आसानी से और बहुत सरल तरीके से इन चीज़ों को समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है, ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को, अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स, एक बल के द्वारा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो बल लग रहा है वो बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, एक टर्म आई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। मैं आपको समझाऊं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मेरा कहने का मतलब क्या है। एंड टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके प्रोडक्ट मास के प्रोडक्ट के। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर एक दूसरी टर्म आई है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैं आपको इसको भी समझाऊंगा कि ये क्या है। टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं और मैं आपको ये समझाता हूँ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने से उनका मतलब क्या है। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि दो मासेस हैं m1 m2, जिसको एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट किया है, लेट्स सपोज डिस्टेंस d। तो जैसे कि हमने पीछे परिभाषा में पढ़ा है, तो उस परिभाषा को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसने क्या कहा था, पहला स्टेटमेंट था कि फोर्स, जो लगने वाला बल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 इंटू m2। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मेरा मतलब है कि जो फोर्स होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट पर डायरेक्ट डिपेंड करेगा। डायरेक्ट डिपेंड मींस अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो ये स्वाभाविक सी बात है कि हमारा जो बल लगने वाला बल है वो भी ज्यादा ही होगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब जितना इनमें चेंज आएगा उतना ही चेंज इसमें भी आएगा, ठीक है। तो जो चेंज होगा वो सीधा सीधा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, यानी ये बढ़ रहा है यानी फोर्स बढ़ रहा है, डेफिनेटली तो उन दोनों का मास भी बढ़ रहा होगा, इसलिए फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ तो फिर उस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा आगे एलोबरेट करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि फोर्स, जो लगने वाला फोर्स है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो इसको मिलकर एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d², ठीक है। तो यहां से आप समझेंगे कि एफ इनवर्स, अब इनवर्सली कहने का मेरा मतलब क्या है कि जो ये डी है, ये जो डिस्टेंस है, अगर ये वाली क्वांटिटी हमारी बढ़ती है, ये वाली क्वांटिटी अगर बढ़ती है, यानी डी डिस्टेंस अगर हम बढ़ाते हैं तो ऑब्वियस बात है फोर्स जो है हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर फोर्स हम बढ़ाएंगे तो हमारा डिस्टेंस कम हो जाएगा। फोर्स अगर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस बात है डिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। ये होता है इनवर्स कहने का मतलब, यानी ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, ठीक है। और अगर ये बढ़ेगी तो डेफिनेट सी बात है उसके बीच की डिस्टेंस घटेगी, ठीक है। अगर हो सकता है कि आपको इनवर्स प्रोपोर्शनल समझने में थोड़ी सी दिक्कत आई तो मैं उसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैं इसी चीज़ को आपको एक छोटा सा उदाहरण लेके बताता हूँ। आपने देखा होगा कि जब आप जैसे प्रेशर, एक और टर्म मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा यहाँ पर कि हमारा होता है प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एरिया है वो डिवाइड में है, तो अल्टीमेटली प्रेशर का कैसा हो, इनवर्स प्रोपोर्शनल हुआ, ठीक है। अब आप यहाँ से चीज़ों को समझ पाओगे कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप एरिया घटाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब इसको आप बहुत साधारण तरीके से प्रैक्टिकली इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो पानी का पाइप होता है, अगर आप उस पाइप के फेस को एक हाथ से दबाते हो तो पानी का प्रेशर तेज हो जाता है, देखे ना। तो इससे आप अंदाजा लगा, इससे आपको फील होगा कि ये किस तरीके से काम कर रही है। इनवर्स कहने का मतलब ये तो आप प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है। अब अगर हम इसका एक मैथमेटिकल एग्जांपल या मैथमेटिकल समझने की कोशिश करें तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू कंसीडर करता हूँ। मान लीजिए फोर्स जो लग रहा है वो 10 न्यूटन का है, ठीक है, 10 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है। लेट्स सपोज पहले मैं एरिया कंसीडर करता हूँ 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 2 मीटर स्क्वायर। तो उस दौरान प्रेशर क्या आएगा, इस केस में प्रेशर क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10 यानी 2 5 10, ठीक है। तो जो प्रेशर होगा वो होगा आपका 5 पास्कल, क्योंकि हम प्रेशर को नापते हैं पास्कल में, ठीक है। तो 5 पास्कल का प्रेशर होगा इस केस में। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। लेट्स सपोज मैं इस बार लेता हूँ 3, तो 10 न्यूटन, ठीक है, का फोर्स लग रहा है, और इस बार मैंने इसको 3 कर दिया। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये जाएगी अप्रॉक्स 3.33, ठीक है, पास्कल। तो आप देख रहे हो जैसे ही मैंने नीचे की वैल्यू को बढ़ाया तो वैल्यू कम हो गई, ठीक है। अब अगर मैं इस नीचे की वैल्यू को कम करता, लेट्स सपोज अगर मैं 1 लेता, 10 1 10 या 10, तो 10 आ जाता, 10 पास्कल तो बढ़ती। तो यहां से आप मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है, कि अगर हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, अगर फोर्स बढ़ेगा तो डेफिनेटली डिस्टेंस घटेगा। आई होप यू गॉट इट। चलिए अब हम तो यहां से आपको क्लियर होगा कि जो डेफिनेशन हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी थी उस डेफिनेशन का मतलब हम यहाँ पर समझ रहे थे कि वो क्या क्या कह रहा है, उसको एग्जैक्टली इसी फॉर्म में लिखे कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नाउ और जो लगने वाला बल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस की दूरी के स्क्वायर के। तो यहाँ से जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आती है ये टर्म, जैसा कि आप इजीली समझ सकते हैं। अब जब भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन, ये वाला साइन जो है, ये सिंबल जब भी हटेगा तो डेफिनेटली देयर इज अ कांस्टेंट, तो वहां पर एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है ये होता है कैपिटल जी, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जिसकी वैल्यू फिक्स होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी यूनिट कैसे आ रही है, डेफिनेटली तो बहुत सिंपल है। देखिए जब हम इसके लिए यूनिट डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे, जो इस साइड की चीज जी को छोड़ के बाकी की सारी चीजों को इस साइड भेज दो, तो क्या करोगे, एफ इंटू डी स्क्वायर ओवर m1 इंटू m2 बराबर होगा आपके किसके, कैपिटल जी के,
ठीक है, अब आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि फोर्स तो हम लेते हैं न्यूटन में, न्यूटन यूनिट होती है, चलो भाई ठीक है। डी मीटर स्क्वायर, चलो भाई ये भी ठीक है। नाउ मास नीचे है ना, तो केजी का स्क्वायर, क्योंकि केजी इसकी यूनिट, केजी इसकी यूनिट, दैट्स व्हाई केजी स्क्वायर। तो आप, अब मैं आशा करता हूँ आपको यूनिट समझ आई होगी, ठीक है। और ये वैल्यू क्योंकि ग्रेविटेशनल एक कांस्टेंट है, अब ये कैसे आया कैसे निकला, इसको हम इसके एंड में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में डिफाइन करेंगे, और डेफिनेटली मैं कहता हूँ आपको मजा आएगा समझ के, और बहुत आश्चर्यचकित करने वाला फैक्ट आपको पता लगे। चलिए तो चालू करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, जो न्यूटन ने दिया था वो समझ आया कि उनका स्टेटमेंट क्या था और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था। अब चलिए हम आगे कैरी ऑन करते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए, अगर आप आज अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं या फिर अर्थ पे टिके हुए हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स ने आपको होल्ड कर रखा है, ठीक है। और द मोशन ऑफ अ मून अराउंड द अर्थ, अब आप देखोगे जो मून है वो रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, बिकॉज ऑफ व्हाट, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। नाउ द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अब आप देखो कि सन के चारों ओर हमारी अर्थ भी तो मूव करती है, तो आप कहोगे, मैं फिर कहूंगा क्यों, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। नाउ द टाइड्स ड्यू टू मून, आपने टाइड्स को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं ज्वार और भाटा, आपने देखा पानी उठता है फिर नीचे गिरता है, दैट इज कॉल्ड ज्वार भाटा। तो ये जो आता है बिकॉज ऑफ व्हाट, ग्रेविटी। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि ग्रेविटी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। So now is the last slide of our session, and definitely you will be shocked to know that the gravitational force is, the universal gravitational law is defined by Newton, but the value of G is not given by Newton, है ना। The fact is interesting, yeah, definitely. So now you ask, sir, then who is that person? Definitely, so Henry Cavendish is the guy who discovered the value of capital G after hundreds of years death of Sir Newton. So how? The fact is quite fascinating now. Yeah, of course, when first time I go through that fact, I'm totally fascinated too, because we are the student of science, and that science is always the subject of curiosity, to know the things, how they work, how the phenomena exist, and cause and conclusions at all. Okay, so now we try how they try to find the value of capital G. So that was the experiment that done by Sir Henry Cavendish in the year of 1797 to 1798. They take 1 year to just calculate the value of capital G. Okay, so it would be the arrangement of their experiment. For further details, for further explanation, you can visit our channel, and for upcoming sessions you can stay tuned with us. I hope you definitely enjoy this session. With this, I would like to say thank you, and जाडोन क्लासेस आपका स्वागत करती है, और मैं आशा करता हूँ आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरह के और इंटरेस्टिंग अपकमिंग सेशंस के लिए आप हमारे सेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको सबसे पहले जानकारी मिले, ठीक है। थैंक यू, दैट्स इट।